हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एसएसटी श्रृंखला में। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारी क्लास 9 का संघर्ष बैच, ठीक है। और संघर्ष बैच के अंदर मैं पहली वीडियो लेकर आई हूँ सिविक्स पॉलिटिक्स साइंस की। तो जो चैप्टर रहने वाला है हमारा फर्स्ट, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। आखिर लोकतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र क्यों है, तो इसका आंसर मुझे आपसे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि लोकतंत्र क्या होता है, ठीक है। तो हमारे जो चैप्टर का नाम है वह है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। आपने सुना होगा राजतंत्र, ठीक है। तो लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, लोग अपने प्रतिनिधि को, अपने नेता को चुनाव देकर, मतलब अपना मत देकर खुद चुनते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि हम लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र के अर्थ के बारे में और क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है लोकतंत्र का अर्थ, तो हम लोकतंत्र के अर्थ के बारे में पढ़ लेते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या कहता है। पेन ले लिया। लोकतंत्र का अर्थ होता क्या है। लोकतंत्र का अर्थ डेमोक्रेसी, ठीक है। लोकतंत्र यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। अब जो लोकतंत्र है, ठीक है, वह डेमोक्रेसी है, मतलब इसे डेमोक्रेसी कहा जाता है इंग्लिश में, जो कि एक यूनानी शब्द है जो कि डेमोक्रेसिया से बना है। तो ये आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। यूनानी में डोमस का अर्थ होता है लोग, ठीक है, और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। तो डेमोक्रेसी जो कि एक यूनानी शब्द था जो कि डेमोक्रेसिया से बना है, और डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ है, लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। लोकतंत्र का अर्थ क्या है, लोगों का शासन, ठीक है। तो हमने पढ़ा, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। डेमोक्रेसी लोकतंत्र यूनानी शब्द है जो कि डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ है लोग और क्रेशिया का अर्थ है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ है लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं, और ये पेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये PDF PPT चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तब मैं अपना एक टेलीग्राम ग्रुप बना लूँगी जिसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अपना नेक्स्ट पेज देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट पेज जो है वह कौन सा है। तो जो नेक्स्ट पेज है वो भी आ चुका है हमारे सामने। लोकतंत्र के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। मैंने आपको क्या बताया, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। अब राजतंत्र में क्या होता है, राजा का बेटा राजा बनता है, पर लोकतंत्र के अंदर जितनी भी जनता रहती है वह अपना मत देकर, अपना वोट देकर, हाँ, अपने प्रतिनिधि को चुनती है, अपने नेता को चुनती है, ठीक है। तो शासन का वह रूप जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है उसे लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए लोकतंत्र किसे कहते हैं, कुछ मत करिएगा, ये डेफिनेशन जो है ये लिख दीजिएगा कि शासन का वह रूप जिसमें शासकों का जो चुनाव होता है वह जनता करती है, वह लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होता है। अभी आप कुछ ऐसे देशों का देखेंगे, कुछ ऐसे देशों के उदाहरण देखेंगे जो देश कहते हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, पर वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वो लोकतांत्रिक देश के विरुद्ध मानी जाती हैं। तो लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होता है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक, अब वयस्क नागरिक कौन होता है, तो आपने पढ़ा होगा 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को ही वोट देने का अधिकार है, वही वयस्क नागरिक। अगर आपसे पूछा कि वयस्क नागरिक कितने के, 18 वर्ष के पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो याद करना आपका जो है कर्तव्य बनता है। तो लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होता है। अब ये नहीं कि एक व्यक्ति और 5-6 जाके वोट दे दिया, नहीं, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल, आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो लोकतांत्रिक सरकार
संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के आधार पर ही काम करती है। अब जो हम बनाएंगे जिसको वो सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिकों के हमारे अधिकार पे भी सारे काम करेगी। जितने भी हमारे अधिकार हैं, जितने भी हमारे कानून हैं, उन सभी कानूनों की देखरेख करेगी और देखेगी कि वो कानून फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम अब्राहम लिंकन के बारे में। तो अब्राहम लिंकन जो थे, उनके द्वारा लोकतंत्र में क्या परिभाषा दी गई थी उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि अब्राहम जी जो थे उन्होंने क्या कहा था लोकतंत्र में। तो इनका जो लिखा हुआ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं कि क्या चीज़ दी गई है अब्राहम के बारे में, अब्राहम लिंकन के बारे में। तो लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा बनाई गई हो। ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए कि जो अब्राहम लिंकन थे उन्होंने क्या कहा था लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा बनाई गई हो। अब मैं आपको इसका मतलब समझा देती हूँ। जो लोगों के लिए हो, जो लोगों के लिए काम करे। ठीक है, लोगों द्वारा, लोगों के लिए हो, लोगों द्वारा बनाई गई हो। अब जब हम मतदान करेंगे, जब हम वोट देंगे, तभी तो कोई नई सरकार बनेगी, तभी तो कोई नई पार्टी बनेगी जो हमारे लिए काम करेगी। तो ये जो डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने दी थी, ये डेफिनेशन थी लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा बनाई गई हो। तो अपना नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वह क्या है। मैं आपसे अभी कह रही थी कि हम कुछ देशों के बारे में उदाहरण पढ़ेंगे। तो पहले पाकिस्तान का उदाहरण पढ़ लेते हैं, हमारे पड़ोसी देश का, कि यहाँ पे क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम में जो है 2024 का 23-24 का जो पेपर था उसमें भी आया था। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं। प्रमुख फैसला निर्वाचित नेताओं के हाथ में होता है। अब जितने भी निर्वाचित नेता जिनको हम चुन लेते हैं और अपनी सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रमुख फैसले होते हैं जो कि उनके हाथ में होते हैं। तो सबसे पहले जो हम उदाहरण लेंगे, हम पाकिस्तान का उदाहरण लेंगे। तो पाकिस्तान में 1999 के तख्तापलट के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के मुखिया बने। ये जो इम्पोर्टेंट बात मैंने कही कि पाकिस्तान में 1999 के तख्तापलट के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के मुखिया बनी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपकी बुक में भी लिखा होगा कि पाकिस्तान में जब तख्तापलट हुआ था, कब हुआ था, 1999। ठीक है, और इसके बाद जो उनके मुखिया बने थे पाकिस्तान के, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, बाद में खुद को उन्होंने राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। ठीक है, पहले मुखिया बने, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब से राष्ट्रपति मैं ही, उन्होंने खुद को ही राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। संविधान के महत्वपूर्ण बदलाव का कर सारे प्रमुख फैसले लेने के अधिकार एक ऐसी परिषद को सौंप दी गई जिस पर सेना का प्रभुत्व हो। अब जो संविधान के अंदर महत्वपूर्ण बदलाव के जो सारे प्रमुख, जितने भी प्रमुख फैसले थे, ठीक है, उन जितने भी अधिकार थे, वे एक ऐसी परिषद को सौंप दिया गया जिनके पास सेना का अधिकार हो, सेना का प्रभुत्व हो। चुने गए प्रतिनिधियों को फैसले लेने की ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं थी। अब हमारे देश में क्या होता है, जितने भी हम लोग नेता चुनते हैं वह कोई फैसला लेते हैं, संसद के अंदर जाते हैं, फिर वह कानून पारित होता है। पर वहाँ ऐसा नहीं था। 1990 तक के तख्तापलट के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ आए। ठीक है, फिर उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। कहानी की तरह बता रही हूँ, कहानी की तरह याद कर लेना। ठीक है, उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण फैसले थे वह सेना के एक ऐसे दल को, ऐसे प्रभुत्व को दे दिया कि सारे फैसले तुम ही करो। ठीक है, और जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि थे, जितने भी चुने हुए नेता थे, उनको फैसले लेने का कोई भी अधिकार नहीं था। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं कि पोलैंड का उदाहरण लेते हैं। अभी हमने पाकिस्तान का उदाहरण पढ़ चुके हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में। तो अब पोलैंड का देख लेते हैं। आपको नीचे नक्शा दिख रहा होगा पोलैंड का। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, पोलैंड कौन सी
महाद्वीप में है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि पोलैंड कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो इसी प्रकार पोलैंड में कम्युनिस्ट शासन के दौरान देश के महत्वपूर्ण फैसले सोवियत रूस द्वारा लिए जाते थे, ना कि पोलैंड की चुनी हुई सरकार। मैं ही आपको बता देती हूँ, जो पोलैंड है वह यूरोप के अंदर है, और रशिया से जितने भी जुड़े कंट्रीज़ हैं उन्हें सोवियत रूस के नाम से जाना जाता है। और सोवियत रूस एक ऐसी कम्युनिटी है, जितने भी पोलैंड वगैरह हैं वहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं वो सोवियत संघ लेती है। पोलैंड के अंदर जितने भी नेता चुने हुए हैं उनका कोई काम नहीं है, वो कोई जो निर्णय होता है वो नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ के संविधान के अंदर हम जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं वही हमारी देखरेख करता है, वही हमारे लिए सारे फैसले लेता है, पर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सोवियत संघ है, सोवियत संघ से सारे जो फैसले थे वो लिए जाते थे, और जो पोलैंड था उन्हें जो चुनी हुई सरकार थी वहाँ उनको कोई भी फैसले लेने का अधिकार नहीं था। इसलिए लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हम प्रतिनिधि चुनेंगे उन्हीं को हमारे जितने भी फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए, पर इन दो देशों में ऐसा नहीं है। बाकी भी और भी उदाहरण पढ़ेंगे, तो जितने भी उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ अगर आपको एग्ज़ाम में आएगा तो आपको लिखना ज़रूर है, ठीक है। और ये वीडियो जो है ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हम उसको लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके अपलोड करेंगे। अब देख लेते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। अब जो चीन है वह कहता है कि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक है, पर कुछ ऐसे नियम हैं जिनकी वजह से जो चीन है वो लोकतांत्रिक देश नहीं है। तो पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है। चीन के अंदर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला नहीं होता वहाँ पे। चीन का उदाहरण देखते हैं हम लोग। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। अब क्या है, ये फर्स्ट मैटर तो पूरा करते हैं कि हर 5 वर्ष बाद इनके चुनाव होते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है, हर एक देश का अलग अलग होता है। किसी देश में 6 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, किसी देश में 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं। सभी के जो समय सीमा है वह अलग अलग होती है। तो जो चीन उन्होंने फर्स्ट रूल तो अप्लाई किया कि 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव करवाते हैं, ठीक है, जिसे राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं, जिसे राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चुनाव लड़ने से पहले सभी उन उम्मीदवारों का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। अब चुनाव में उनके समक्ष जो भी उम्मीदवार खड़ा हो रहा है उसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है, और सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है, क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी है अपने आगे कोई प्रतिनिधि खड़ा होने ही नहीं देती, और हमेशा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जीतती है। पर भारत के अंदर ऐसा नहीं होता। भारत के अंदर भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, बहुत सारी जो पार्टी हैं वह चुनाव लड़ती, प्रतिनिधि बहुत सारे हैं, ठीक है, पर चीन के अंदर ऐसा नहीं होता। ये दावा करते हैं कि इनका जो देश है वो लोकतांत्रिक है, पर ऐसा नहीं है। तो चलिए आगे और उदाहरण देख लेते हैं कि और उदाहरण क्या है। अब मैक्सिको का भी उदाहरण देख लेते हैं कि मैक्सिको के अंदर ऐसा क्या हुआ, चीन की तरह के हमें पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिको का उदाहरण, मैक्सिको में हर 6 साल में राष्ट्रपति चुनाव होते हैं। अब जो मैंने आपसे कहा था कि ये नियमित नहीं है, ये जो समय सीमा है वो नियमित नहीं है कि इतने वर्ष बाद कभी भी हो सकता है। तो मैक्सिको में हर 6 साल में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। वहाँ कभी तानाशाही या फौजी शासन की स्थापना नहीं हुई, ठीक है। अब जो वहाँ पर है कभी भी तानाशाही या फौजी शासन की स्थापना नहीं हुई, परंतु हर बार PRI नामक राजनीतिक संगठन ही चुनाव जीतता था, पाकिस्तान की तरह। यहाँ पर भी PRI नामक जो संगठन था वह जीतता था। वहाँ विपक्षी दल तो थे, परंतु चुनाव पूर्ण रूप से इस पार्टी को नियंत्रण में नहीं होता था। अब क्या होता था, वहाँ पे एक जो PRI नामक जो राजनीतिक संगठन था वह चुनाव लड़ता था और हमेशा जीतता था। वहाँ के जितने भी विपक्षी दल थे, परंतु चुनाव पूर्ण रूप से इस पार्टी के नियंत्रण में होता था। अब जो PRI है सारा हमारे इधर चुनाव आयोग चुनाव करवाती थी, पर वहाँ की जो पार्टी है PRI वही चुनाव करवाती थी, ठीक है। और यहाँ पे भी निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं होते थे।
नेक्स्ट टॉपिक, यही टॉपिक का थोड़ा आगे से देख लेते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। यहाँ तक कि विद्यार्थियों को कहा जाता था कि वह अपने पेरेंट्स को कहें कि केवल PRI के लिए ही वोट दें। अब हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं होता है। स्कूलों के अंदर कहते हैं कि अपने पेरेंट्स को समझाओ कि वोट दें, पर ये नहीं कहते कि इसी पार्टी को वोट दें। पर मैक्सिको के अंदर वहाँ के विद्यार्थियों को कहा जाता था कि आप अपने पेरेंट्स को बोलिए कि PRI के लिए ही वोट करें। और मीडिया, सरकारी मशीनरी, सरकारी कर्मचारी, सभी लोगों को PRI के लिए ही कार्य करना पड़ता था। ये मैक्सिको में होता था। इसलिए चुनाव करवा देना ही पर्याप्त नहीं होता है। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, जो कि इंडिया के अंदर होता है। चीन का उदाहरण देखा, मैक्सिको का उदाहरण देखा, दोनों में ही एक ही पार्टी का शासन चलता है। ठीक है, वहाँ पे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का, यहाँ पे PRI का। ठीक है, तो देख लेते हैं कि अब आगे हम कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है, क्योंकि ज़्यादा बड़े हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है, छोटा सा ही करेंगे, पर लेक्चर ऐसा करेंगे कि आप लोगों को समझ में आए। आपको जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिए। अभी तक जो मैं बोल रही थी कि एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, अब बता देती हूँ कि एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होता क्या है। ठीक है, हालांकि विश्व के ज़्यादातर लोकतांत्रिक देशों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। मतलब 18 वर्ष से ऊपर के लोग जो हैं वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, परंतु आज भी विश्व के अनेक देशों में सभी लोगों को समान मतदान का अधिकार नहीं दिया जाता। कहीं पर महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार नहीं होता। तो ऐसे ही देशों के बारे में पढ़ेंगे। जो एक व्यक्ति एक वोट एक मोल का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें एक व्यक्ति जो है उसका एक वोट गिना जाएगा। ये नहीं कि वो 5-6 वोट दे जाए और उसके एक वोट का जो मोल होगा, कीमत होगी, वह सिर्फ एक ही होगी। ठीक है, देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट, अब इसके आगे उदाहरण देख लेते हैं कि कहाँ पर ऐसा हुआ, कहाँ पे महिलाओं को वोट देने से मना किया गया, कहाँ पे महिलाएं वोट नहीं दे सकती थी। उदाहरण के साथ समझेंगे। कुछ समय पूर्व तक सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। अब सऊदी अरब की बात की है तो सऊदी अरब में कुछ समय पहले तक जो महिला थी, जो महिला वर्ग था, महिलाओं का जो वर्ग था, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया में रूसी लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने के में मुश्किल होती थी। अब जो रूसी लोग थे उन्होंने भी जो मतदान अधिकार जो हासिल करने में बहुत ही मुश्किल होती थी। फिजी में वहाँ की मूल निवासी और भारतीय निवासी लोगों को वोट देने के मूल्य में अंतर। अब कैसे एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, पर जो फिजी में वहाँ पे जो मूल निवासी और जो भारत के निवासी जो वहाँ पे रहते थे, उनके वोटों में अंतर होता था। किसी के वोट की कीमत ज़्यादा होती थी और भारतीय के जो भारत के लोग थे उनकी वोट की जो कीमत थी वो कम होती थी। पर भारत के अंदर ऐसा नहीं होता है। कई लोकतांत्रिक देशों में भी नागरिकों के समान मताधिकार का जो अधिकार होता है, मताधिकार का जो अधिकार होता है, वह नहीं दिया जाता है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट एक मोल, ठीक है, समान मोल होना चाहिए। तो मुझे आशा है आपकी आज की वीडियो, आपको आज की जो वीडियो है बहुत ही अच्छी लगी होगी। जो चैप्टर हमारा लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 हमारा ख़त्म हो चुका है। लेक्चर नंबर 2 हम आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।